बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सेकंड ईयर की, और हमारे चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। हमें पहले इसके बेसिक्स का पता होना चाहिए, कुछ हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपने बगैर झिझक के बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। जो हमारे पास कदीम यूनानी थे, ये उस दौर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। जब मुसलमान जो हैं वो अपने कुछ मामलात में उलझे हुए थे। 10वीं सदी में मुसलमानों ने बहुत काम किया, 9वीं 10वीं 11वीं सदी में बड़ा काम। लेकिन जब चंगेज़ खां, उसका पोता हलाकू खां, इन्होंने जुल्म सितम किए मुसलमानों पे, मुसलमानों की अपनी खामी की वजह से जो इनके ऊपर मामलात हुए, तो उनने बगदाद में हमारी लाइब्रेरियों को आग लगा दी। पहले ये सारे यूरोपीय हमारे इलाकों में आया करते थे पढ़ने के लिए। फिर एक हिस्ट्री ने ऐसा पलटा खाया कि मुसलमान जो है वो ज़वाल की तरफ चले गए। और उन दिनों में ये जो नॉन मुस्लिम से, इन्होंने अपने बहुत सारे काम शुरू कर दिए। साइंस की असल में जो बुनियाद है या ताकत जो है वो मुसलमानों ने ही रखी है। और ये जितने यूरोपियंस हैं या बाकी मुल्कों के लोग हैं, ये मुसलमानों के पास इल्म लेने आया करते थे। इवन मिस्र का जो यूनिवर्सिटी है वो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी थी, और बगदाद के अंदर एक नाम था जहाँ मुसलमानों के पास ये लोग पढ़ने आया करते थे। फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें ये ले भी गए और हमें किताबें ले गए, उनके तर्जुम कर लिए, कुछ को आग लगा दी ताकि मुसलमान इल्मी लिहाज से पीछे चले जाएं। और ऐसा हुआ कि आज हम उनके नाम पढ़ रहे हैं। ये तकरीबन उनमें एक साइंटिस्ट था न्यूटन, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था। जैसे मैंने बोला कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ये जो आज न्यूटन था, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था जो 1642 में पैदा हुआ और 1727 में फौत हो गया। न्यूटन, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इतना का हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इन दिनों में हम देखें, बाद में कंपेरिजन करें कि मुसलमान क्या कर रहे थे। एक और जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनिज़, ये 1642, ये 1646 में पैदा हुआ। जैसे ये 1727 में फौत हुआ था, ये 1716 में फौत हो गया। पहले बाद में पैदा हुआ, पहले फौत हो गया। इन लोगों ने एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं। कौन सा? जितने भी प्रॉब्लम थे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के मुतालिक थे, इनने उनके बारे में डिस्कस किया। फिर ये एक डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्हें इन्वेंट किया। किस चीज़ को? और इन्होंने बाद में हमें ये बहुत सारी चीज़ें बताएं। जैसे मैं पढ़ता हूँ कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिक्स बिकेम अ पावरफुल टूल फॉर डीलिंग विद रेट ऑफ चेंज डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। यानी जब इनने ऐसे टूल बना लिए जिससे हम रेट ऑफ चेंज को स्टडी कर सकते थे। इससे कबल के मैं मज़ीद इसके बारे में बताऊँ, आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम अज्यूम कर लें कि y बराबर है f(x), तो जो जी x है इसको आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू df। ये df क्या है? df है डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या चीज़ है? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन से मुराद है x। इसको जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y। जैसे मैं इक्वेशन ले लेता हूँ कि f(x) बराबर है x² जमा 1। मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा? 1 जमा 1 कितना आ गया? 2। f(1) कितना आ गया? f(1) 2 बन गया। f(1) जो है ये आपने लिखा था कि जब f(y) है, f(x)
ये वाई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? पता ये चला कि जो एक्स जिसे मैंने डोमेन फंक्शन कहा था ये आज़ाद वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं इसकी जो चाहूँ वैल्यू पुट कर दूँ। लेकिन जो वाई मेरे पास निकल रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? क्योंकि जब एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो वाई मिलेगा। तो एक्स आज़ाद है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जबकि जो वाई है वो क्या है? डिपेंडेंट। आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दें आपको यहाँ वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ 2 पुट करता तो यहाँ क्या आना था? 2 3 4 और 5 बनना था, तो वाई की वैल्यू 5 बन जाती थी। मैं यहाँ पुट करता 3 तो ये 10 बन जाना था। इट मीन्स जो आपका एक्स है वो आज़ाद है और जो आपका वाई है वो आज़ाद नहीं है, वो ताबे है, और हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर कहते हैं हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा आर्टिकल था रेट ऑफ चेंज। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एफ़ ऑफ 1 जो है, जो मैंने इक्वेशन ली वहाँ से 2 बना, और उसी इक्वेशन में अगर एफ़ ऑफ 1.5 पुट कर दूँ, एफ़ ऑफ 1.5, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 1.5 होल स्क्वायर, और साथ क्या था? +1, यही था। वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू। यहाँ नोट कीजिएगा कि मैंने रेट ऑफ चेंज लेना है, तो पहले हम चेंज लेते हैं। तो F1.5 जो है माइनस F1 कर दें तो आपकी इसकी वैल्यू बनती है 3.25। क्या बनती है? ये 3.25 बनती है। ज़रा इसे कैलकुलेट करते हैं। जो 3/25 बनता है, हम इसको अब चेंज करते हैं। F1.5 की वैल्यू 3/25 है, और F1 की वैल्यू कितनी आपके पास आई थी? 2। बाकी क्या बचेगा? 1.25। ये वो फ़र्क आ गया। ये क्या आ गया? मेरी बात फॉलो करके। अगर ये फ़र्क आता है तो यहाँ आपने जब चेंज लेनी होती है तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हम इस पर गौर करें तो हमें एक बात, बड़ी गौर करने से हमें एक बात पता चली कि ये जो फ़र्क आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? इस वैल्यू। और ये वैल्यू किसकी है? ये एक्स की। ये क्या है? यानी ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्स है, और ये वैल्यूज़ और इनका जो फ़र्क है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप नोट करें, जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो जब पूरा फंक्शन लिया जाएगा तो ये वाई होता है, क्योंकि वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये फिर कौन सा वेरिएबल आ जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल आ जाएगा? मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो एक्स है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट। जब पूरा फंक्शन निकल आता है तो वो क्या है? डिपेंडेंट। क्योंकि आपने पढ़ा था ना वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स, ये बात पढ़ी थी। इसमें मैंने बोला था एक्स क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने ये क्या बोला था? ये वाई जो निकलता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बात लिखी मैंने। तो जब आप अकेला वाई बोल लें या एफ ऑफ एक्स, ये पूरी चीज़ डिपेंडेंट है, अकेली एक्स चीज़ क्या है? इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक बात फ्लो करके अगर आप नोट करें तो वैल्यू आपकी जब थोड़ी सी भी एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो फ़र्क आता है वो पॉजिटिव आता है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इट मीन्स कि ये चीज़ बढ़ रही है, ये इंक्रीमेंट है एक्स के अंदर। ये क्या है? वो थोड़ी सी चीज़ बढ़ गई, इंक्रीमेंट है, जिसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि ये फ़र्ज़ किया 1 है, ये 1.5 है। जब आपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो बाकी बना 1.25। ये उनका फ़र्क है। तो फ़र्क किससे ज़ाहिर किया जाएगा? 1.25 के साथ। या फ़र्क किससे ज़ाहिर किया जाएगा? जो भी आए उसे डेल एक्स से ज़ाहिर करेंगे। लिहाजा आपके पास एक्स की जो चेंज होगी वो डेल एक्स से जो कैलकुलेट की जाएगी। और आपको मैंने भी पढ़ाया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको नाम दे दूँ y1, इसको नाम दे दूँ y1 में से जब y निकलेगा तो जो फ़र्क आएगा जो ये है इंडिपेंडेंट चेंज, जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, और ये जो डेल y बनेगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी। मेरी बात फ्लो करके तो हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? अगर फंक्शन में चेंज आएगी तो उसे कैसे लिखेंगे? फंक्शन क्या है? f। तो कहता है आप यूँ लिखेंगे डेल f या डेल्टा f बराबर आएगा किस चीज़ के? जो फंक्शन दिए f, पहले रखा था x में आपने क्या ऐड किया? 0.5, तो x प्लस डेल x माइनस क्या आएगा? ये क्या है? f ऑफ x।
ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। पता ही चलेगा कि फंक्शन में जब कोई चीज़ बढ़ाएं माइनस ओरिजिनल चीज़, तो इनका जो फ़र्क आएगा वो फंक्शन में चेंज आएगी। यूजली द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर टेकन एज इंक्रीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ये थोड़ी सी जो चेंज हम करते हैं, ये एक्चुअली वेरिएबल में जो थोड़ी सी चेंज करते हैं वो क्या करता है, वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता है। इन थोड़ा सा बढ़ाना, इंक्रीज है ना, इंक्रीमेंट। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। किस चीज़ की? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये बात बड़ी गौरतलब, बहुत ही गौरतलब है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन जो है पहले टाइम टी पर और थी और टाइम टी प्राइम पर और हो गई। तो हम कहेंगे उसने कितने टाइम में क्या फासला तय किया। फ़र्ज़ किया फासला एस था, तो पहले वो T1 पे था, पहले वो T पे था, फिर T1 पे चला गया। हम इन दोनों का फ़र्क लेते हैं। ये है एस मीन फासला T1 टाइम पे और ये फासला है T टाइम पे, और दोनों का टाइम क्योंकि एवरेज ले रहे हैं बटा टाइम डिवाइड करेंगे बटा ये आ जाएगा। इससे मुराद है कि फ़र्ज़ किया कि पहले जब सिफर था, बॉडी रेस्ट में थी, हम कहते हैं 1 पे उसकी पोजीशन क्या थी, 3 के ऊपर पोजीशन क्या है। दोनों का फ़र्क लें बटा वही टाइम निकाल दें तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज निकल आता है। यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, आपने वो एग्जांपल पे ज़रा गौर करना है। यहाँ से एक बात पता चली कि जो आपने ये चीज़ निकाली है एस ऑफ T1 माइनस एस ऑफ T बटे में है T1 माइनस T, इसको कहते हैं डिफरेंस कोशेंट। क्या कहते हैं? डिफरेंस कोशेंट। अगर आपके पास ये जो टाइम है, टाइम का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाए तो याद रखिए आपकी जो एवरेज है वो एक्यूरेट से बहुत दूर चली जाएगी। और अगर ये टाइम का फ़र्क थोड़ा ले लिया जाए तो जो आपकी एवरेज है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक टाइम जो है T1 वो है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, और जो T है वो है 3 सेकेंड। कितना है? मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी एस ऑफ 5 माइनस एस ऑफ 3 बटे में आएगा 5 माइनस 3। और जो इसकी इक्वेशन है अगर आप इस पर गौर करें तो हम कहते हैं जो एस ऑफ T है, हम अज्यूम कर लें ये इक्वेशन है T स्क्वायर जमा T स्क्वायर जमा। जब एस ऑफ T से एस ऑफ 5 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा जमा 5, ये बनेगा 25 जमा 5, ऐसे ही बनेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ या नोट कीजिएगा। ये इक्वेशन मैं यहाँ पुट करता हूँ, T स्क्वायर जमा T, ये बनेगा T स्क्वायर जब पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। ये अभी मैंने ये सॉल्व कर दी, माइनस वैसे लगा दिया। अब एस ऑफ 3 पुट करते हैं। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर जमा आपके पास 3 आएगा जमा 3 लगा दी। यहाँ भी आप जमा लगाएंगे क्योंकि ये मुझे नेगेटिव लगा, ये प्लस है, ये प्लस क्या आ जाएगा 3। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट एस ऑफ T की इक्वेशन थी T स्क्वायर जमा T, जहाँ जहाँ T था वहाँ 5 लिख दिए। ये जब इसमें पुट किया तो बन गया 5 का स्क्वायर जमा 5। इस तरह जब माइनस वैसे लगा दिया फार्मूले का, एस ऑफ 3 से मुराद क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 3। बात फॉलो करके बटे में क्या आएगा 5 माइनस 3। आप इसको मज़ीद हल करें। 5 में कितना बनेगा 25 जमा 5 माइनस क्या बनेगा 3 9 प्लस 3, और ये 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ये 9 जमा 3 कितना होता है 12 बटे में 2 आ जाएगा। 30 में से 12 निकाले तो जवाब क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा 18 बटा 2, और इसको हल करेंगे तो क्या जवाब आएगा 9। आप नोट करें जब मैंने टाइम की वैल्यू पे गौर करूं, अगर मैं इसी चीज़ को टाइम जो है 5 जो टाइम मुझे दिया था वो मैं ले लूँ, जो T1 है वो 4 सेकंड है और T जो है वो 3 सेकंड है। टाइम का जो फ़र्क 2 मिनट था, अब मैंने सेकंड था वो 1 सेकंड कर दिया। अब इसको हल करते हैं। ये बनेगा एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 3 बटे में क्या आएगा 4 माइनस 3, ये बनेगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट करने लगा हूँ। ये जब 4 पुट करेंगे इस फार्मूले में 4 चौके 16 जमा 4 कितना बनेगा 20 माइनस, फिर पुट करूँगा क्या 3 या 3 पुट करें
तो ये एस ऑफ 3 क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना बनेगा 12 बटे में क्या आएगा 1, 20 माइनस 12 कितना बनेगा, ये हमारे पास 8/1, जवाब क्या आ गया 8। बात फॉलो करके फिर मैं लिखता हूँ जी T1 फ़र्ज़ कर लें वो बराबर है 3.5 और T जो है वो बराबर है 3 सेकंड। अब मुझे बताओ कितना फ़र्क रह गया, आधे सेकंड का, कितने का। अब मैं इसमें पुट करता हूँ एस ऑफ टी में, जो हमारे पास रकम है एस ऑफ 3.5 माइनस एस ऑफ 3 बटे में क्या आएगा 3.5 माइनस 3, ऐसे ही बनेगा। अगर हम इसको हल करें तो जब इसके अंदर 3.5 पुट करते हैं तो ये बनेगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.5, यानी जो आपके पास इक्वेशन है मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस पूरी को जब पुट करेंगे तो माइनस लगा के फिर एस ऑफ 3 जहाँ टी है वहाँ 3 पुट करें, ये क्या बनेगा, डायरेक्ट आप 12 लिख लें क्योंकि हमने ऊपर हल किया है 12 बनता है। बटे में क्या बनेगा 3.5 माइनस 3। जब इसको हल करते हैं तो ये चीज़ बनती है 49/4, बेशक आप इसे हल करके देख लीजिएगा, प्लस 7/2। मैंने इशारे ख़त्म करके इसे बटे में कर दिया और बटे में क्या है 0.5। बेशक जब आप हल करेंगे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये बनता है 15/4, जब इसे हल करेंगे बटे में 0.5, इसे हल करें तो ये बनता है 7.5। कितना बनता है 7.5। आप मुझे एक बात बताएं, आपने जो भी वैल्यू पुट की, जब इंटरवल जो है उसका फ़र्क था ज़्यादा तो वैल्यू आई 9, जब उसका हमने 2 मिनट सेकंड से 1 सेकंड किया तो वैल्यू आई 8, जब हमने आधा सेकंड किया तो वैल्यू कितनी आई 7.5। देखिए जितना फ़र्क आपका कम हो रहा है उतनी वैल्यू एक्यूरेसी के करीब आ रही है। पहले 9 थी, अब 8 थी, अब क्या होगी 7.5। मैं इससे वैल्यू और कम लेके जाता हूँ और थोड़ी करता हूँ तो ज़रा देखते हैं कि ये कब 7 के ज़्यादा करीब पहुँचती है। जी ज़रा नेक्स्ट पेज पे जाइए। अब मैं वही जो आपको इक्वेशन दिया, अब इंटरवल को मज़ीद छोटा करते हैं। T1 लेते हैं 3.1 सेकेंड और T लेते हैं 3 सेकेंड। अब उसी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये क्या बनेगा S ऑफ T1 माइनस S ऑफ T बटे में क्या आएगा T1 माइनस T। ये जो चीज़ मैंने लिखी है मैं आपको ज़रा इसी को अब बुक की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ से थोड़ा बताता हूँ क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है। यहाँ देखिएगा, जब आपने T को 3 यानी यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ ये T1 है, ये क्या है T1, ये 1 है, ठीक है बात। आप नोट कीजिएगा, जब आपने 0.1 का फ़र्क रखा तो जवाब आपके पास है 7.1। जब आपने 3.01 और फ़र्क छोटा कर दिया तो जवाब आ गया कितना 7.01। जब आपने 3.001 यानी 3 से 3.001 बहुत और टाइम छोटा कर दिया तो आपके जवाब 7.001। मुझे बताओ कि वैल्यू 7 के करीब कब आई, जब आपका ये जो टाइम का फ़र्क है ये बहुत ही कम हो गया। पता ही चला कि अगर आप एक्यूरेसी लेना चाहते हैं चेंज के अंदर तो टाइम इंटरवल को आपको अप्रॉक्सीमेटली टू 0 करना पड़ेगा, यानी बहुत ही कम टाइम का फ़र्क लेना पड़ेगा, तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे उसने बोल दिया, आप यहाँ नोट करें कि जो अबव टेबल है वो ये शो कर रहा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज आफ्टर 3 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट टू 7 मीटर पर सेकेंड as the length of the interval become very small. In other words, we can say that the speed of the particle is 7 meter per second after 3 सेकेंड। ये 3 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो 7 थी और आपने देखा कि 7 थोड़ा सा फ़र्क से उसका जवाब 7 के करीब आ गया। ऐसे ही अगर फ़र्ज़ कर लें कि जहाँ मेरे पास T1 है, T1 एक न्यू टाइम है ना, थोड़ा सा बड़ा उसमें, इसे अगर मैं T जमा डेल्टा लिख लूँ तो एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल टाइम था T और आपने थोड़ा सा 0.001 का फ़र्क डाला या कोई भी डाला, उसे लिख दिया डेल्टा T, तो ये दोनों को मजबूती तौर पे हमने लिख दिया T1। तो कहता फिर इक्वेशन क्या बना सकते हैं, इक्वेशन क्या हम यूँ लिख सकते हैं कि जो फ़र्क आया था S ऑफ T1 माइनस S ऑफ T जो है बटे में क्या था T1 माइनस T जो है यही था। इसे यूँ लिख सकते हैं S ऑफ T1 की जगह पुट करें T जमा डेल्टा माइनस S ऑफ T क्या है
वैसे वैसे ही आगे बटे में क्या है, T1 की जगह पे क्या था, T जमा डेल टी, माइनस क्या था T। इसे हल करें तो क्या बनेगा, S ऑफ T जमा डेल टी माइनस S ऑफ T से T कट जाएगा, अकेला रहेगा डेल टी। ऐसे ही है कि नहीं, समझ आई। और डेल टी जो कि फ़र्क है, मैंने आपको पहले बात बताई कि वो क्या है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट रेट टू, जो आपका डेल टी है विल अप्रोचेस टू 0, यानी वो फ़र्क जो है टाइम इंटरवल का बहुत थोड़ा होना चाहिए। तो कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। और आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये इस चीज़ के बारे में आगाही है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट टाइम टी ये होगा। यानी हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट आपने लगानी है, हद ये है कि डेल टी अप्रोचेस टू 0 हो और एस ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ टी बटा डेल टी होना चाहिए। बात फॉलो करके अगर आपको इस बात की समझ आई है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।